रोहन के बाहर जाने के बाद अब उस बड़े से लेविश सीईओ ऑफिस में सिर्फ सारा और नील ही बच गए। दोनों एक दूसरे की तरफ बस देखे जा रहे थे। दोनों के मन में एक जैसे ही ख्याल आ रहे थे। नील ने सारा के एज स्टिल एज वाटर चेहरे को देखकर सोचते हुए अपने आप से ही कहा, ये जरूर मना करने के मूड में नजर आ रही है। अगर इस एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए इस नकचड़ी सारा ने हाँ कर दिया तो एएस ग्रुप को टेक ओवर करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं होगी। मन ही मन ये सोचते हुए जब उसने एक नजर सारा की ओर देखा, वो अपने अपरेंटली नेवर गोना हैपन इमेजिनेशन से बाहर आ गया। उसे सारा का नील को रिजेक्ट करने का दूसरा रीजन याद आया। सारा ने उससे कहा था कि जब तक इरादे क्लियर ना हो, सक्सेसफुल होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सारा की कही उस बात को जानने के बाद उसे रियलाइज हुआ था कि सारा अपनी एज से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मैच्योर और वेल सॉर्टेड लड़की है। इसी वजह से वो उसकी रिस्पेक्ट भी करने लगा था। नील ने फिर अपने आप से सारा के बारे में हो रहे कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू किया। उसने सोचा, इसका उस दिन का लॉजिकल रीजन जानने के बाद मुझे अपने सेल्फिश इंटेंशन से इसे कोट करने का आइडिया छोड़ देना चाहिए था। बट जैसा इसने कहा, मेरा इरादा नेक हो या ना हो, क्लियर तो है। आई नीड टू कन्विंस हर कि ये उस एडवर्टाइजमेंट को रिजेक्ट ना कर दे। दूसरी तरफ सारा भी यही सोच रही थी कि नील अग्री करेगा भी या नहीं। उसने अपने आप से एंग्शियस होते हुए कहा, और सुनाओ उसे अपनी फिलॉसफी। ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन एएस ग्रुप्स के लिए डू और डाई की सिचुएशन लेकर आया है। ऑलरेडी उसे इतना ज्ञान देने के बाद अब कुछ भी हो जाए, ये पोकर फेस तो मना ही करेगा। फिर अचानक से उसे कोई आइडिया आया और उसने अपने न्यूट्रल एक्सप्रेशंस को अपने चेहरे पर और थोड़ा ऑब्वियस करने के बाद नील को देखा और उससे कहा, आप अभी जा सकते हैं मिस्टर सबरवाल, हम इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। सारा को नील जितना जानता था, उसे ये बात सर्टेनली पता थी कि सारा इस बात को जरूर इग्नोर करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो उसे इतनी इज्जत से इग्नोर करेगी, ये उसके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। उसने कंफ्यूज लगते हुए सारा से पूछा, मिस्टर सबरवाल? जब से नील ने एएस ग्रुप्स को सारा के सेक्रेटरी जैसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर ज्वाइन किया था, तब से उसने सारा से कभी भी अपने लिए मिस्टर सबरवाल नहीं सुना था। इसलिए उसका इस बात पर सरप्राइज्ड होना काफी नॉर्मल था। सारा ने अपनी कही बात को नर्वसली एक्सप्लेन करते हुए कहा, ये हम दोनों के बीच का पर्सनल मैटर है। मुझे आपको रिस्पेक्ट देना इंपॉर्टेंट लगता है। यूजुअली हम प्रोफेशनली रिलेटेड होते हैं, तब नाम से बुलाना ठीक है। एम आई राइट? सारा का हमेशा के जैसा लॉजिकल ओपिनियन जानने के बाद नील ने बस सिंपल से ओह में रिप्लाई दिया और सीईओ ऑफिस से बाहर चला गया। नील के ऑफिस से जाने के बाद सारा के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। जैसे विनी कहती है, सारा के कुछ स्पेसिफिक मोड्स थे, जिनमें से इस वक्त सारा अपने ओरिजिनल सारा मोड में थी। उसने विनी को फोन करके सारी बात डिटेल में बताई। उसे सब बताने के बाद उसे थोड़ा रिलीव्ड फील हो रहा था। विनी ने उससे पूछा, सो तुम्हारे उस एडवाइजर ने क्या कहा? मुझे वो थोड़ा इंटेलिजेंट लगता है। आई थिंक तुम्हें उसकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। सारा ने उसे अपनी लो टोन में जवाब दिया, उसे भी लगता है कि मुझे इस एडवर्टाइजिंग कैंपेन को मना नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल अभी अभी तो एएस ग्रुप्स फिर से ट्रैक पर आ रहा है। ही थिंक्स कि मेरा एक भी गलत कदम कंपनी को टोटली बैंकरप्ट करने के लिए काफी होगा। सारा की कही इस बात को सुनने के बाद विनी को इस बात पर पूरा भरोसा हो गया कि उसका एडवाइजर जो कोई भी है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और सारा को कन्विंस करना भी अच्छे से जानता है। मगर कोई और बात थी जिसे नोटिस करने के बाद विनी ने ईगरली उससे पूछा, क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि जब से यूरोपियन फैशन इंडस्ट्री के किंग नील सबरवाल ने तुम्हारी लाइफ में एंट्री मारी है, तब से तुम थोड़ी एक्सप्रेसिव हो गई हो? तुम्हारा हर इमोशन खुलकर बाहर आने लगा है। विनी की अजीब सी लेकिन एकदम सही बात सुनने के बाद सारा को ऑकवर्ड फील होने लगा। उसने इस टॉपिक को आगे ना बढ़ाने देने के इंटेंशन से कहा, वेल, हम शाम को बात करते हैं, और हाँ, ट्राई योर बेस्ट कि इस बारे में भाई को कुछ पता ना चले। विनी से कुछ देर बात करने के बाद पूरे दिन सारा बुरे मूड के साथ एक के बाद एक काम खत्म किए जा रही थी।
एएस ग्रुप्स के सामने अब सिर्फ रोजवुड रिजॉर्ट के प्रमोशन का टेंशन ही नहीं था। गवर्नमेंट के किसी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए सारा ने कॉन्फिडेंटली जो टेंडर भरा था, उस प्रोजेक्ट को भी उन्हें सक्सेसफुली कंप्लीट करना था, क्योंकि ये उनका गोवा की गवर्नमेंट के साथ पहला प्रोजेक्ट था। ना ही इससे उनकी पहचान नए फील्ड में होती, बल्कि इससे उनके कॉन्टैक्ट्स और रिलेशंस भी डेवलप हो सकते थे। सारा ने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को संभालने की पूरी जिम्मेदारी मिस्टर ग्रोवर को दे दी थी। इसी वजह से मिस्टर ग्रोवर एडवर्टाइजिंग कैंपेन में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। उनके कैबिन में रीटा दरवाजे पर नॉक करते हुए अंदर आई। मिस्टर ग्रोवर कुछ डिजाइन ड्राफ्ट्स चेक कर रहे थे। जब उन्होंने रीटा को अंदर आते हुए देखा, मिस्टर ग्रोवर ने उससे सवाल करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता इस वक्त तुम्हें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की मीटिंग में होना चाहिए? रीटा को जब से पता चला कि अलीशा ने एएस ग्रुप्स के बजाय एम कॉर्पोरेशंस के साथ कोलैबोरेट किया है, वो इस बात से बहुत खुश थी। उसे लगा अब सारा की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उसने गॉसिप करते हुए मिस्टर ग्रोवर को बताया, सारा मलिक एएस ग्रुप को डुबाने के लिए रेडी है। रीटा के मुंह से ऐसी बात सुनकर मिस्टर ग्रोवर सीरियस होकर उससे सब कुछ जानने लगे। रीटा ने सारा की हालत का मजाक उड़ाते हुए कहा, वो सारा जिस सेलिब्रिटी को लेकर एडवर्टाइजमेंट करना चाहती थी, उस सेलिब्रिटी एक्ट्रेस ने एएस ग्रुप्स के राइवल एम कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिला लिया है। इस कॉर्पोरेशन को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब तो वो सारा कुछ भी क्यों ना कर ले, एएस ग्रुप्स को बर्बाद होने से नहीं बचा पाएगी। आई सजेस्ट कि हमें अब्रॉड की अच्छी कंपनीज में अभी से जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। ये सब सुनकर मिस्टर ग्रोवर को सोचने लगे। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उन्होंने डिटरमिन्ड लगते हुए रीटा से कहा, मुझे नहीं लगता कि सारा जैसी स्मार्ट लड़की इतनी जल्दी हार मान जाएगी। वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी, और वो कुछ करे या ना करे, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मिस्टर ग्रोवर की बात सुनकर भी रीटा इस बारे में श्योर थी कि इस बार तो सारा को कोई भी नहीं बचा सकता। कुछ देर ऐसे ही सारा के बारे में बुरा भला कहने के बाद रीटा वहां से जाने लगी। जैसे ही वो वापस जाने के लिए दरवाजा खोलने वाली थी, मिस्टर ग्रोवर ने उसे आवाज दी, रीटा। जब रीटा ने पीछे मुड़कर देखा तो मिस्टर ग्रोवर ने डाउटफुल होते हुए उससे सवाल किया, मैनेजर शाह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एम कॉर्पोरेशन में इमिटेट करने में तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है ना? मिस्टर ग्रोवर को उस पर शक करते देख रीटा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नर्वस होते हुए जवाब में बस नहीं तो इतना ही कहा और जल्दी में वहां से चली गई। दिन भर नील को अवॉइड करते हुए सारा ने अपना काम कंप्लीट किया। उसने अपना पूरा काम कंप्लीट तो कर लिया था, लेकिन वो किसी भी काम पर ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाई थी। ऑफिस आवर्स के बाद घर वापस जाते वक्त उसने देखा कि विराज रॉयल एनफील्ड बाइक से कहीं जा रहा था। सारा ने उसे क्विकली अप्रोच करते हुए पूछा, तुम घर जा रहे हो? क्या ये बाइक तुम्हारी है? सडनली अपनी बॉस को अपने सामने देखकर विराज बाइक से नीचे उतर गया। उसने सारा के सवालों का जवाब देते हुए अपने हमेशा के हम्बल अंदाज में कहा, यस मैम, मैं घर ही जा रहा था और ये बाइक मेरी ही है। एनीथिंग रॉन्ग मैम? उस बाइक को देखकर सारा की आंखों में चमक दिखने लगी। उसने मुख्तार एंड टीम के आने से पहले ही विराज से हेलमेट लिया और उसे पीछे बैठने को कहा। सारा की बात सुनकर विराज कंफ्यूज हो गया, मगर ये उसके बॉस का ऑर्डर था। वो सारा की बात को मना नहीं कर सकता था। जब सारा हेलमेट पहनकर बाइक पर बैठ गई, विराज उससे डिस्टेंस लेते हुए उसके पीछे संभल कर बैठ गया। फिर जैसे ही सारा बाइक स्टार्ट करने वाली थी, विराज ने उससे पूछा, मैम, क्या आप बाइक चला लेती हैं? विराज के सवाल में उसकी सारा के लिए केयर साफ साफ झलक रही थी। सारा ने बाइक को किक करते हुए विराज के सवाल का जवाब दिया, चलाने का तो नहीं पता, भगा जरूर लेती हूँ। और उसने बहुत तेज स्पीड में बाइक स्टार्ट कर दी। अब तक जिस विराज को सारा की चिंता हो रही थी, अब वो अपनी जान के लिए कॉन्शियस होने लगा। पहले तो वो सारा से सेफ डिस्टेंस लेकर बैठा था, बट अब सारा के जैकेट को कसकर पकड़ने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। 10 मिनट के अंदर अंदर सारा नदन गोवा के किसी रेजिडेंशियल एरिया में पहुंच गई थी। विराज इस जगह पर पहली बार आया था, इसलिए उसने सारा से इस जगह के बारे में पूछा, मैम, क्या आप यहाँ रहती हैं? सारा ने जवाब देने से पहले विराज की ग्रे रॉयल एनफील्ड को किसी लेविश अपार्टमेंट के सामने रोका
जैसे ही बाइक रुकने वाली थी, जोरदार स्क्रैचिंग की आवाज से विराज ये भूल ही गया कि वो सारा से क्या पूछ रहा था। सारा ने उसे उतरने को कहा और खुद भी उतर गई। उतरकर उसने विराज के सवाल का जवाब दिया। हाँ, मैं यही रहती हूँ, ऑर्किड एनक्लेव। और हाँ, ऑफिस टाइमिंग्स के बाद तुम मुझे सारा बुला सकते हो। लेट्स गो, ऊपर चलो। जितना सारा विराज को जानती थी, सारा के उसे अपने घर बुलाने पर वो कभी नहीं मानता। इसलिए सारा ने बाइक की कीज विराज को नहीं दी और विराज का जवाब सुने बिना ही अपार्टमेंट के अंदर चली गई। अब विराज के पास सारा को फॉलो करने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था। जब सारा और विराज ने डोरबेल बजाई, किसी हैंडसम लड़के को दरवाजा खोलते देखकर विराज कुछ नर्वस हो गया। उसने उस लड़के को देखकर मन ही मन कहा, वाओ, क्या ये सारा मैम का बॉयफ्रेंड है? आई थिंक इस वक्त मेरा यहाँ होना इन्हें डिस्टर्ब कर सकता है। सारा ने अर्जुन को गले लगाते हुए विराज को घर के अंदर इनवाइट किया। विराज अपनी ही सोच में गुम घर के अंदर आया। सारा ने उसे पानी ऑफर किया। सारा को प्रोफेशनली बर्ताव करते देख और विराज को उसकी हाँ में हाँ मिलाते देख अर्जुन को ये जानने में जरा भी देर नहीं लगी कि वो जरूर सारा के ऑफिस में काम करता होगा। इसलिए वो वहां से अपने रूम में चला गया। विराज अब भी नर्वसली काउच पर बैठा था। सारा ने विराज की नर्वसनेस को नोटिस करते हुए कहा, बी कंफर्टेबल। फिर उसने उसे एक फाइल देते हुए कहा, पहले मैंने जो काम तुम्हें दिया था उसे थोड़ा साइड में ही रख दो। आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन दिस। सारा की ये बात सुन विराज ने उस फाइल को खोलकर देखा। उस फाइल के कंटेंट को पढ़कर उसने कंफ्यूज होते हुए सारा से पूछा, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट? उसके जवाब में सारा ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया और दोनों किसी गहरे डिस्कशन में बिजी हो गए। कुछ देर बाद वापस जाते वक्त सारा ने सुबह की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग के बारे में विराज की राय जानने के लिए उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उस एडवर्टाइजमेंट के लिए हाँ कर देना चाहिए? सारा के स्ट्रेट सवाल को सुनकर विराज ने भी सीधा सीधा आंसर देते हुए कहा, हाँ। विराज का सिंपल और छोटा सा जवाब सुनकर सारा ने कुछ नहीं कहा। वो वापस जाने के लिए जैसे ही अपनी बाइक पर बैठा, सारा ने उससे कहा, थैंक्स फॉर द राइड, और अपना हाथ वेव करते हुए वहां से चली गई। गोवा के बरिस्ता लेन के किसी कैफे में रोशेल ने रोहन को एडवर्टाइजिंग कैंपेन के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा आइडिया दिया। उसका कॉन्सेप्ट सुन रोहन काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। उसने रोशेल से पूछा, कॉन्सेप्ट तो कमाल है। आई फील तुम्हें एंटरटेनमेंट या फिर मार्केटिंग फील्ड में होना चाहिए था। तुमने शूटिंग लोकेशन के लिए रोजवुड रिजॉर्ट का कौन सा ब्रांच डिसाइड किया है? रोहन का ये सवाल सुनकर रोशेल ने अनश्योर लगते हुए रोहन से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिस सारा और नील सर इस बात के लिए मना नहीं करेंगे? वो दोनों तो ऑफिस में भी अपना रिश्ता बॉस और असिस्टेंट से ज्यादा है ये दिखने नहीं देते, तो क्या वो दोनों पब्लिकली साथ में आने के लिए मान जाएंगे? रोशेल रोहन के जजमेंट पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करती थी, क्योंकि एक हफ्ते पहले की उस मीटिंग के बाद जब रोहन उससे पहली बार मिला था, उसने तभी से रोशेल को सारा और नील के एडवर्टाइजिंग कैंपेन की प्लानिंग करने को कहा था। रोशेल के दिमाग में तभी से कई सारे सवाल थे, जैसे क्या रोहन पहले से ही जानता था कि मैनेजर शाह की स्ट्रेटेजी को एम कॉर्पोरेशंस के लोग इमिटेट करने वाले थे? और रोहन इस बारे में कैसे श्योर था कि नील और सारा के कपल को लोग अलीशा जैसे सुपरस्टार से भी ज्यादा पसंद करेंगे? लेकिन फिर भी उसने रोहन पर विश्वास किया। बट सारा और नील के रिलेशनशिप में होते हुए भी उनका एक दूसरे को स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट करना उसने अपनी आंखों से देखा था। रोशेल के सवाल का जवाब देते हुए रोहन ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों इस कैंपेन को एक्सेप्ट कर लें। रोशेल उसके अजीब से जवाब को सुनकर रोहन से क्या कहना चाहिए ये सोचने लगी। अपनी बात को कहने के बाद वो अपनी जगह से उठ गया। जाते हुए उसने मुड़कर रोशेल को देखा और उससे कहा, एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए कोई नेचुरली रोमांटिक जगह फाइनलाइज करना। मैं चाहता हूं कि हमारी एड में प्यार झलकना चाहिए। अपनी बात कहकर वो वहां से चला गया। रोहन के वहां से जाने के बाद रोशेल ने मन ही मन में इस सिचुएशन के बारे में सोचा। रोहन ने जैसा कहा है वैसा करने के अलावा मेरे पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है।
उस दिन नील ने कहा तो था कि सारा उसकी गर्लफ्रेंड है, बट उन दोनों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। एनीवेज, आई डोंट केयर, बट अगर मुझे मौका मिले तो मैं इन दोनों की असली लव स्टोरी जरूर देखना चाहूंगी। लास्ट डे, जैसे रोहन ने कहा था, रोशेल ने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के सभी अरेंजमेंट्स काफी रोमांटिक स्टाइल में किए थे। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो परेशान लग रही थी, क्योंकि वो इस बात को श्योरली नहीं कह सकती थी कि सारा और नील इस एडवर्टाइजमेंट के लिए मान जाएंगे। रोशेल ने रात भर जाकर शूटिंग की पूरी प्लानिंग की थी और अब वो बहुत टायर्ड लग रही थी। उसने सुबह के 5 बजे किसी को कॉल किया। बहुत देर तक बजने के बाद फाइनली किसी ने कॉल रिसीव किया। रोशेल ने एंग्शियस होते हुए रोहन से पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी कॉल आंसर करने में? फोन के दूसरी तरफ से रोहन की लेजी और स्लीपी आवाज ने जवाब देते हुए कहा, रोशेल, आधी रात में नॉर्मल लोग सोए रहते हैं, इसलिए कॉल आंसर करने में लेट हो गया। रोहन का ऐसा जवाब सुनकर रोशेल ने उस पर भड़कते हुए कहा, मैं रात भर तुम्हारा काम करने के लिए जाग रही हूँ और तुम हो कि घोड़े बेचकर सो रहे हो। वेक अप नाउ। गुस्से में रोशेल जिस तरह रोहन पर भड़की, वो अपने बेड से नीचे गिर गया। बेचारा रोहन दर्द में अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था, लेकिन रोशेल ने उसके रोने को टोटली अवॉइड कर दिया और असर्टिवली उससे बोली, मैंने कैंपेन के डिटेल्स मेल कर दिए हैं, गो थ्रू दैट, और मुझे अभी के अभी फीडबैक चाहिए, अंडरस्टूड? रोशेल की ऐसी वार्निंग सुनने के बाद रोहन की नींद अब उड़ गई थी। उसने रोशेल से किसी मिलिट्री सोल्जर के जैसे जवाब देते हुए कहा, यस कैप्टन। हमेशा से काम और बिजनेस के मामले में आलसी रोहन आज सुबह 5 बजे उठकर लैपटॉप में सिर गड़ाए कुछ पढ़ रहा था। रोहन कभी भी सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं था। इससे ऑपोजिट नील रोज सुबह जल्दी उठ जाता था। गोवा के खूबसूरत बीच से नील जॉगिंग करके अभी अभी लौटा था। नील ने रोहन के रूम की लाइट्स ऑन देखी तो वो उसके कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर चला गया। उसके अंदर जाने के बाद नील ने जो देखा, उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। नील ने देखा कि सुबह के 5:30 बजे रोहन लैपटॉप में बहुत सीरियसली कुछ पढ़ रहा था। उसने रोहन से अपनी हैरानी को जताते हुए कहा, आई गेस जब से हमने नई कंपनी ज्वाइन की है, मुझे तुम में रोज रोज नए नए बदलाव नजर आ रहे हैं। क्या मेरी सड़ू गर्लफ्रेंड ने तुम्हें भी बदल दिया? वैसे तो नील की बात सुनकर रोहन चिढ़ने वाला था, लेकिन फिर उसने नील के पैर उसके ही गले में डालने का मन बना लिया। उसने चेहरे पर एक सरकास्टिक सी स्माइल लाकर नील की ओर देखते हुए उससे कहा, तुम्हें भी इसे क्या मतलब है? मुझे लगा था कि लड़के बदलने के बाद अक्सर शादी के बाद करते हैं, बट अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे पार्टनर की तो बात ही अलग है। यूजुअली रोहन के उसे सारा के नाम से चिढ़ाने पर नील गुस्सा हो जाता था, लेकिन आज शायद वो सुबह सुबह बहुत अच्छे मूड में था। नील ने भी रोहन से उसी के स्टाइल में कूल होते हुए कहा, हाँ पार्टनर, तुम तो जानते ही हो हमारी स्टोरी थोड़ी एक्स्ट्रा एडवांस्ड है। मैंने जब से तुम्हारी दोस्त को देखा है, मैं तो तभी से बदल गया हूँ। गॉड नोज कि मेरा शादी तक क्या हाल होगा। नील की कही ये बात सुनकर रोहन दंग रह गया। उसने नील को कभी भी इतना इजी गोइंग होते हुए नहीं देखा था। आज के नील के बिहेवियर को देखकर रोहन बहुत हैरान था। उसने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, अब जब इसका मूड इतना अच्छा है तो मैं इससे एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बारे में बात कर ही लेता हूँ। चलो देखते हैं कि अब मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रोहन ने फिर नॉर्मल लगते हुए इग्नोरेंटली नील से पूछा, वो पार्टनर, तुमने रोजवुड रिजॉर्ट्स के एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बारे में क्या सोचा है? तुम एड की शूटिंग में एक्टिंग करने के लिए हाँ कहने वाले हो कि मना करना चाहते हो? जैसे ही नील ने रोहन का ये सवाल सुना, वो उसके असली इंटेंशंस के बारे में 1 सेकंड में जान गया। रोहन बहुत इनोसेंट बनकर सामने वाले से अपनी हर बात निकलवा लेता था। उसके इस आदत से नील अनजान नहीं था। उसने रोहन की इस बेवकूफी के बारे में सोचते हुए मन ही मन कहा, मेरे पार्टनर, तुम्हारी इन हरकतों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुमसे भी मेरी कई सालों की पहचान है और तुम्हें अब भी लगता है कि अपनी इन ट्रिक्स के साथ तुम मुझसे कोई भी बात निकलवा सकते हो। अब देखो, मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने के साथ साथ उस नकचड़ी सारा को मुझसे कैसे रिक्वेस्ट करने पर मजबूर करता हूँ।
नील ने रोहन के सवाल का नॉर्मली जवाब देते हुए कहा, रोहन, तुम सारा को तो अच्छे से जानते हो। वो इस एड शूट में एक्टिंग करने के लिए कभी नहीं मानेगी। तो इसी वजह से मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं इस मैटर में सामने से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लूंगा। हर जगह स्मार्ट बनने वाला रोहन इस बार नील के बेचारे बनने के नाटक से चकमा खा गया। उसे नील की बातें जेन्युइन लग रही थी। उसने इस बार नील को सपोर्ट करने का फैसला किया। रोहन ने डिटरमिन्ड लगते हुए कहा, यू आर राइट पार्टनर, तुम्हारे इस डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूं। बट इफ सारा ने सामने से आकर तुम्हें इस एड में काम करने का कहा तो तुम क्या करोगे? नील रोहन से इसी सवाल को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसने रोहन को कोई जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुराते हुए उसके रूम से बाहर चला गया। उसे जाते हुए देख रोहन ने मन ही मन कहा, इस बार तो मुझे सारा को मनाना ही होगा, क्योंकि नील तो अब सारा की रिक्वेस्ट के बगैर कुछ नहीं करने वाला। कुछ देर बाद एएस ग्रुप्स की बिल्डिंग में कल सारा ने विनी के साथ इस बारे में डिस्कस किया, मगर वो फिर भी कंफ्यूज थी कि अब उसे इस एड शूट के लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए। सारा को अब तक इसका कोई सेटिस्फाइंग सॉल्यूशन नहीं मिला था। आज सारा इतने दिनों में पहली बार मुख्तार एंड टीम से सवाल किए बिना चुपचाप अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। वैसे तो अपने बॉस से ज्यादा बातें करना मुख्तार के प्रोटोकॉल्स में नहीं था, मगर आज अपनी लेडी बॉस को इतना खोया हुआ देखकर वो अपने आप को सारा से सवाल करने से रोक नहीं पाया। मैम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? प्लीज मुझे बताइए। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसकी कही ऐसी बात सुनकर सारा टच्ड फील करने लगी और उसे अपने लिए डिवोटेड होने का एहसास हुआ। लेकिन फिर उसने मुख्तार के सवाल के बारे में सोचा और मन ही मन कहा, ये सब तुम्हारे असली बॉस से ही रिलेटेड है। उसके सिवाय मुझे और कोई परेशान नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मुख्तार से पूछा, टेल मी, जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होते हो, तुम सबसे पहले किस बारे में सोचते हो? सारा के डायरेक्ट सवाल को सुनकर मुख्तार ने थोड़ी देर सोचकर अपनी लेडी बॉस को जवाब देते हुए कहा, मैम, एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, जब भी मैं किसी प्रॉब्लम को फेस करता हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि उस प्रॉब्लम के पीछे क्या रीजन होगा। रीजन पता चल जाए तो मैं उसे इजीली एनकाउंटर भी कर सकता हूँ और उसे सॉल्व भी कर सकता हूँ। सारा ने जब मुख्तार के इस जवाब को पहली बार सुना तो उसे वो बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगी, लेकिन थोड़ी देर सोचकर उसे अपना सॉल्यूशन मिल गया था। उसने एक्साइटेड होते हुए मुख्तार की तरफ देखा और उसके शोल्डर्स को पैट करते हुए उसे शाबाशी देने लगी। जैसे ही वो अपने फ्लोर पर पहुंची, उसने मुख्तार को एक हैप्पी स्माइल के साथ थैंक्स कहा। अपने ऑफिस की तरफ जाते हुए उसने अपने सॉल्यूशन के बारे में सोचते हुए अपने आप से कहा, अलीशा के साथ एडवर्टाइजिंग कैंपेन करने के आइडिया को जरूर एएस ग्रुप के उस गद्दार ने ही एम कॉर्पोरेशन तक पहुंचाया होगा। सो नाउ उस धोखेबाज को अंधेरे में रखकर एएस ग्रुप्स के एडवर्टाइजिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, और वो है मुझे उस पोकर फेस नील के साथ एड शूट करना होगा। एंड आई एम गोना डू दैट। अपनी ही सोच में कुछ डिसाइड करते हुए सारा को विराज उसे मॉर्निंग ग्रीट करते हुए दिखा। सारा ने उसे देखकर एक रिफ्रेशिंग स्माइल दी और उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग विराज, हेल्प मी विद अ थिंग। अगर नील तुम्हें कहीं दिखे तो उसे कह देना कि मैं चाहती हूँ वो एड शूट के लिए रेडी हो जाए। विराज ने सारा की बात को तुरंत मानते हुए नील को ढूंढना शुरू किया। नील आर्काइव रूम में कुछ फाइल्स रीड कर रहा था। विराज ने जैसे ही उसे देखा, उसने नील को एक्सक्यूज करते हुए कहा, मिस्टर सबरवाल, सारा मैम चाहती है कि आप एडवर्टाइजिंग शूट के लिए तैयार हो जाएं। विराज की ये बात सुनकर नील को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने की खुशी हुई। उसने विराज की तरफ देखकर हम्बली उससे कहा, देखो, हम साथ में काम करते हैं, तुम्हें मुझे हर बार मिस्टर सबरवाल कहकर बुलाने की जरूरत नहीं है। सो अगर तुमने मुझे नेक्स्ट टाइम से नील कहकर नहीं बुलाया तो मुझे भी तुम्हें मिस्टर दीक्षित कहकर बुलाना पड़ेगा। नील के चेहरे पर इस वक्त चार्मिंग सी स्माइल थी। उसके ऐसे हैंडसम चेहरे को देखकर विराज ही क्या, कोई भी उसे मना नहीं कर सकता था। अपने रोल मॉडल की ऐसी बात सुनकर विराज ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। दूसरी तरफ सारा अपने ऑफिस में कब से नील के आने का वेट कर रही थी। उसे अंदर से लग तो रहा था कि नील इस बात के लिए इतनी आसानी से तो कभी नहीं मानेगा,
लेकिन अब उसके पास एएस ग्रुप्स के धोखेबाज को पकड़ने के लिए एक ही चारा था। उसके पास नील के साथ एडजस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। सारा आज पहली बार बेसब्री से नील का इंतजार कर रही थी। सारा ने नील के उसके ऑफिस जल्दी ना आने की शिकायत करते हुए खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, जब मुझे इसे देखने का मन नहीं होता तब तो अपना पोकर फेस दिखाने के लिए सुबह सुबह चला आता है, और आज मैं इससे मिलना चाहती हूँ तो आ नहीं रहा। अब मैं यहाँ पर रुककर और वेट नहीं करने वाली। और सारा इम्पल्सिवली ऑफिस के बाहर चली गई। जैसे ही वो लॉबी में गई, उसे नील और विराज एक दूसरे से हंसते हुए बातें करते नजर आए। सारा ने नील को इतना खुश देखकर मन ही मन में कहा, साहबजादे लोगों को परेशान करके खुद मजे ले रहे हैं, पोकर फेस कहीं का। सारा ने जल्दबाजी में नील को अप्रोच किया और नील सारा को अपने आसपास नोटिस करते हुए भी उसके प्रेजेंस को इग्नोर किए जा रहा था। अब सारा ये नहीं समझ पा रही थी कि उसे नील को उसके नाम से बुलाना चाहिए कि मिस्टर सबरवाल कहना चाहिए। सारा ने फिर एक नतीजे पर पहुंचते हुए नील को पुकारते हुए कहा, अब सुनो। नील ने ऐसा बिहेव किया मानो आज सारा को पूरी तरह से अवॉइड करने का मन ही बना लिया हो। सारा अब इरिटेट होने लगी। पेशेंस के साथ उसे फॉलो करते हुए सारा लॉबी से बाकी पूरे स्टाफ के वर्किंग एरिया तक पहुंच चुकी थी, और फिर भी नील था कि उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं था। सारा ने अब अपना सब्र खो दिया था। उसने आसपास देखे बिना नील का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने ऑफिस में ले गई। नील के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद पहली बार सब लोगों ने सारा और नील को ऐसे बिहेव करते हुए देखा था। सभी लोग इस बात से शॉक थे कि इससे पहले क्लोज कांटेक्ट में इनिशिएटिव लेने वाली सारा थी। जैसे ही दोनों ने सबको पीछे छोड़ा, सबके आपस में फुसफुसाने की आवाजें तेज होने लगी। बट सारा उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए नील को अपने साथ ले गई। नील ने सारा की इस हरकत पर रिएक्ट करते हुए मन ही मन कहा, मैं जानता था कि मैं इसे बहुत परेशान कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसे ब्रेव और बोल्ड रिएक्शन को एक्सपेक्ट नहीं किया था। सारा जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर पहुंची, उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। नील अब भी कुछ न समझने का प्रिटेंड कर रहा था। उसने इनोसेंट बनते हुए सारा से पूछा, मैम एनीथिंग रॉन्ग? सारा उसके सारे अनजान बनने के नाटक को समझ रही थी। फिर भी उसने पेशेंटली जवाब देते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि हम दोनों एडवर्टाइजिंग कैंपेन में साथ एज ए कपल शूट करें। नील अब भी सारा की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने सारा से पूछा, पर मैम हम झूठ कैसे कह सकते हैं? ये तो गलत है ना? सारा ने नील की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, ओके फाइन, तुम इस बार मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें जब भी तुम चाहो फेवर लौटाऊंगी। अब नील के एक्सप्रेशन सरप्राइज थे। उसने सारा को उससे रिक्वेस्ट करने का एक्सपेक्ट किया था, लेकिन सारा ने जो ऑफर उसे दिया उसके बाद वो हैरान था। वो कुछ कहने ही वाला था कि सारा ने इंटरप्ट करते हुए कहा, प्लीज। भले ही सारा के वर्ड्स रिक्वेस्ट के थे, मगर उसकी वॉइस टोन को सुनकर यह कहना मुश्किल था कि वो कोई रिक्वेस्ट कर रही थी। नील के पास सारा की बात को मानने के लिए हर पॉसिबल रीजन था, तो इसलिए उसने फाइनली सारा को हाँ कर दिया। उसी रात गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, रोशेल, कल सारा मैम ने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन वो अब तक आई क्यों नहीं? कहीं उन्होंने अपना माइंड तो नहीं चेंज कर दिया? अगर ये प्लान भी फेल हो गया तो मेरा तो इतने सालों से मेहनत से बनाया हुआ करियर ही बर्बाद हो जाएगा। मैनेजर रोशेल और मैनेजर शाह सबसे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे। करीब करीब पिछले 15 मिनट से रोशेल मैनेजर शाह की नेगेटिव बातें और कंप्लेंट सुनकर तंग आ गई थी। उसने बस अपनी उंगली से कहीं पर पॉइंट करते हुए कहा, आपके करियर का तो नहीं पता, बट मेरा मूड जरूर बर्बाद हो रहा है। वहां देखिए, आपका हीरो आ रहा है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आपकी हीरोइन भी आ जाएगी। एंट्री गेट से रोहन और नील को आता देख मैनेजर शाह थोड़ा रिलीव्ड फील करने लगे। जैसे ही उन दोनों ने मैनेजर शाह और रोशेल को अप्रोच किया, विराज के साथ सारा भी एयरपोर्ट पहुंच गई। सारा अपने हमेशा की ऑफिशियल अटायर से अलग कैजुअल बैगी पैंट्स और ऑलिव ग्रीन टी शर्ट पहनकर आई थी। उसे देखकर पहली बार उसके एक नॉर्मल 20s की लड़की होने का एहसास हो रहा था।
बहुत देर से मैनेजर शाह और नील पेशेंस के साथ ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो सब कहाँ जाने वाले थे, लेकिन रोशेल और रोहन उनकी क्यूरियोसिटी को खींचते हुए लोकेशन को सीक्रेट ही रख रहे थे। अब सबके आने के बाद नील ने हेल्पलेस लगते हुए रोशेल से पूछा, अब तो बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। नील अपनी बात कंप्लीट कर ही रहा था कि सारा ने उसे इंटरप्ट करते हुए कहा, कोइंसिडेंटली मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। सारा और नील के सवाल का जवाब देते हुए रोहन और रोशेल ने एक साथ कहा, सैंटोरिनी आइलैंड, ग्रीस।